हेलो डियर स्टूडेंट। पढ़ने और पढ़ाने के हमारे इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान सारण आप सभी का करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इंग्लिश बेसिक के बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया था और आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कल जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने इंग्लिश बेसिक के बारे में अध्ययन करने से पहले हमने ये जानने का प्रयास किया था कि इंग्लिश है क्या, और उसी प्रक्रिया में हमने ये सीखा था कि इंग्लिश एक भाषा है। और फिर हमने वापस इसी पर डिस्कस किया था कि एक भाषा क्या है, और उसी भाषा में हमने फिर बाद में जाना था कि भाषा एक बातचीत करने का माध्यम है, अपने विचारों का संप्रेषण करने का माध्यम है। और उसी संप्रेषण के अंतर्गत उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा था कि संप्रेषण दो प्रकार से किया जा सकता है, उनमें से एक हमारा रिटन मीडियम है एंड स्पोकन मीडियम है। स्पोकन मीडियम में हमने ये पढ़ा था कि स्पोकन मीडियम में हमारे 44 साउंड्स होते हैं, जिनमें से 20 वोवेल्स होते हैं एंड 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि अभी स्पोकन मीडियम के बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी रिटन मीडियम को लेकर ही चलना है। रिटन मीडियम में हमने ये पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, रिटन मीडियम की सबसे छोटी इकाई लेटर होती हैं, उसके बाद में वर्ड आता है, उसके बाद में फ्रेज आता है, उसके बाद में सेंटेंस आता है। इन सभी के बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने कल अपनी क्लास ख़त्म की थी। तो कल की क्लास ख़त्म करते समय हमने आपको बताया था कि कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का तात्पर्य होता है कथन। कथन, जिसको पूरे प्रकार से बोल सकते हैं कि कथन के भाग। और कथन किसे कहता है, आप सभी जानते हैं कि स्टेटमेंट जो हम देते हैं, एक कथन जो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही तो कथन की श्रेणी में आता है। या कथ्य जो किसी इंसान के द्वारा कहा जाता है वही कथन होता है। और उस कथन को हम उस बात को बोलने के लिए ग्रामर के किन एलिमेंट्स का, किन पार्ट्स का हम प्रयोग करते हैं, और वही एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और ग्रामर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक भाग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रामर के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ग्रामर। व्हाट इज द ग्रामर? ग्रामर व्हाट इज द ग्रामर? तो ग्रामर को तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ rules of a language एक भाषा के नियमों का संग्रहण। एक भाषा को हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सभी नियमों का संग्रहण ही ग्रामर कहलाता है। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे थे, तो हम अभी जानने का प्रयास करेंगे कि कोई हम कथन कहने के लिए, कोई स्पीच करने के लिए हमें ग्रामर के किन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है हमारा नाउन। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड, एक नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, या एक ऐसी कोई तत्व या व्यक्ति या वस्तु या जगह या कोई भी चीज जिसको हम नाम से पुकार सकते हैं, जिसको हमने पहचान करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर नाम दिया उसको, उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन मीन नेमिंग वर्ड। जैसे हम कह सकते हैं मोहन, एक व्यक्ति जो विधा अध्ययन करता है उसको हम नाम से करना चाहे तो हम उसको स्टूडेंट कह सकते हैं। तो ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो नाउन उसे कहते हैं जो नेमिंग वर्ड होता है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम ही नाउन की कैटेगरी में आता है। और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग है। तो हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा भाग है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होता है जो रिप्लेस ए नाउन, नाउन के स्थान पे जो आ जाए, तो नाउन की जगह को ले ले, वही एक प्रोनाउन होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई, जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर नाम हो सकता है,
पर मैंने उसके नाम की जगह मैंने आई का यूज किया, तो आई प्रोनाउन है। जैसे हम सभी का पर्टिकुलर नाम है, पर हमने वी का प्रयोग किया हम सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हमारा प्रोनाउन होता है। जो रिप्लेस है नाउन करता है या नाउन के स्थान पे आ जाता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। तो तीसरा हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो क्वालिफाइज ए वर्ब। जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब का काम है कि क्वालिफाई ए वर्ब, एक क्रिया की विशेषता बतलाने का काम करना। जैसे क्रिया धीरे हो रही है या तेजी से हो रही है या क्रिया हमेशा हो रही है, ये सभी चीजें जो क्रिया की विशेषता बतलाती हैं। तो क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वही एडवर्ब की कैटेगरी में आती हैं, और जिसको हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई ए वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करने काम करता है, वर्ब की जो विशेषता बतलाता है, वही एडवर्ब की श्रेणी में आता है। और इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाने काम करती है, वही क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो राम जो क्रिया कर रहा है दौड़ना की, वो क्रिया तेज हो रही है, इसीलिए हमारा जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब की कैटेगरी में है। कि ये क्या है? एडवर्ब। ये मतलब रन की विशेषता बतला रहा है, जो रन जो क्रिया है उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए फास्ट एक एडवर्ब की कैटेगरी में है। और इसके बाद हमारा चौथा जो सबसे ग्रामर का जो बेसिक एलिमेंट है और सबसे जो मुख्य एलिमेंट है, वो है हमारा वर्ब। हमारा वर्ब। तो वर्ब उसे कहते हैं जो इन एक्शन वर्ड होता है। इन एक्शन वर्ड। इन एक्शन वर्ड एक क्रियात्मक शब्द, एक शब्द जिसको बोलने से या देखने से लगता है कि कोई क्रिया हो रही है या कोई कार्य किया जा रहा है, वही वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे रन, रीड, डांस, तो ये सभी वर्ब की कैटेगरी में है। और इसी के बाद हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो विशेषण होता है। विशेषण की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि विशेषण उसे ही कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बदलने काम करता है, और जिसको हम लिख सकते हैं कि क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बदलने का काम करते हैं, उससे हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। तो ये गुड है कि राम के बारे में बता रहा है कि राम की विशेषता क्या है, वो एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा विशेषण हो गया। जैसे हम लिख सकते हैं एक आई सी इज, जैसे कि सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये जो इंटेलिजेंट गर्ल है वो सी की विशेषता बतला रही है, इसीलिए हम इसको विशेषण की कैटेगरी में रखते हैं। और अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम अध्ययन करें, तो अगला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन उसे कहते हैं जो रिलेटिंग वर्ड होता है। रिलेट करने का काम है करता है। और जैसे और भी बोल सकते हैं प्रेपोजिशन होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है, जैसे ऑन बाइक, इन क्लास। तो ये हमारे जो क्लास को रिलेट कर रहा है इनसे, तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो जाता है। अगला हमारा जो सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा कंजक्शन। कंजक्शन शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी को कनेक्ट करने का काम करेगा। वो जो कनेक्टिंग वर्ड होता है उसी को हम कंजक्शन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमें कनेक्टिंग वर्ड, जैसे हमारा एंड है, बट है,
ये सारे कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, इन दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया है तो हमारे एंड कंजक्शन हो जाता है। और अगला हमारा 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स, अचानक होने वाली भावनाओं की अभिव्यक्ति। जैसे हम कह सकते हैं कि उफ, ऑफ, आज, एक्सेट्रा, ये सभी इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और ये अभी हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक थोड़ा सा अध्ययन कर लिया है और शॉर्ट डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है। और बच्चों ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हम ग्रामर में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही रूप से जमाना ही सीखते हैं, और इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनकर ही हमारी ग्रामर बनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका। जैसा कि कल हमने सेंटेंस पर हमने अपना जो पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला खत्म किया था, और आज हमने अभी तक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ब्रीफ अध्ययन किया है, एक संक्षिप्त अध्ययन किया है। तो अब हम वापस जहाँ से कल हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सेंटेंस, और सेंटेंस हमने पढ़ा था कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, या शब्दों का समुचित क्रम ही सेंटेंस होता है, शब्दों को सही रूप से जमाना ही सेंटेंस होता है। फिर हमने एक को स्टार मार्क से भी किया था कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही रूप से क्रमिक रूप से उनको जमाना ही एक सही सार्थक सेंटेंस होता है। तो अभी हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो अब हम वापस जहाँ से कल खत्म किया था सेंटेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। हम जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार के सेंटेंस क्या सेंस देते हैं, उन सभी के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा शब्द है, हमारा जो टॉपिक है कि सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट होता है सेंटेंस एक स्टेटमेंट। तो सेंटेंस कोई भी हम वाक्य बोलते हैं तो उसको हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं। सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो सेंटेंस हम कोई बात बोल रहे हैं, हम कोई कथन बोल रहे हैं, तो सेंटेंस में आप 2 चीजें करते हो, या तो आप टू से या आप कुछ कहते हो, या आप किसी को कुछ कहते हो, या टू आस्क, या आप उससे कुछ पूछते हो। और जब आप से का काम है, जब आप किसी को कुछ कहते हो तो आप उसको असर्टिव में कहते हो। किसमें कहते हो? असर्टिव में। और जब आप किसी से पूछते हो, प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हम इंटेरोगेटिव में लिखते हैं। इंटेरोगेटिव। तो हमने सेंटेंस के दोनों भागों का अध्ययन किया अभी, कि हम कोई बात हम कहेंगे नॉर्मली वे में तो उसको हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। अभी हमने सेंटेंस के दोनों स्थितियों का अध्ययन किया था, जिसमें एक स्थिति में हम कुछ कह रहे हैं, वो एक स्थिति में हम कुछ पूछ रहे हैं, और जिस स्थिति में हम कुछ कह रहे हैं उसको हम टू से में असर्टिव में रखते हैं, और जिस स्थिति में हम कुछ पूछ रहे हैं उसको टू आस्क में हम इंटरोगेटिव में रखते हैं। अगर हम कोई बात कह रहे हैं उसको हम 2 प्रकार से कह सकते हैं, उसको हमें 2 प्रकार से कह सकते हैं। वो बात आपकी या तो पॉजिटिव होगी या आपकी नेगेटिव होगी, या आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और जब आप किसी को कुछ पूछ रहे हो उसको भी 2 प्रकार से पूछ सकते हो। एक तो आप उसको क्लोज एंडेड पूछोगे, क्लोज एंडेड, और एक आप उसको ओपन एंडेड में पूछोगे, ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, इन सभी के बारे में अभी हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे हमारा अभी ब्रीफ से विस्तार से अध्ययन करें तो हमारा जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, फॉर्मूला हमारा, और सेंटेंस के हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। तो 2 पार्ट होते हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। एक भाग में हम उससे कुछ कहा जाता है
और दूसरे भाग में कुछ से पूछा जाता है। जो जिसमें कहा जाता है उसके दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें कुछ पूछा जाता है उसके भी दो भाग होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। और अब हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें कौन सी कंडीशन जनरेट होती है। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नाम से ही बताया कि पॉजिटिव होगा। जिससे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में मेन वर्ब आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और ये एक साथ मतलब पॉजिटिव अर्थ देने वाला होगा, जैसे राम प्लेज वेल, श्री राम अच्छा खेलता, एक पॉजिटिव अर्थ दिया है, तो इसको हम पॉजिटिव कैटेगरी में रखते हैं। और जब इस वाक्य को हम लिखेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी सूत्र का, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और रही बात जब नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हम किसी बात के माइनस पॉइंट को देखते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है या नहीं का अर्थ दे रहा है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम नहीं खेलता है, उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ, और यह आप इसको हमेशा बोल सकते हैं कि हमेशा जो नोट है उसकी स्थिति हमेशा मुख्य क्रिया से पहले होती है। क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि जो मुख्य क्रिया वो नहीं हो रही है तभी तो नेगेटिव बनता है। तो इसलिए नोट की रिप्लेसमेंट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले ही रहेगी। नोट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और रही बात जब इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव के भी दो प्रकार आपके, एक है क्लोज एंडेड, तो क्लोज एंडेड है उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को साथ में लाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और अब क्लोज एंडेड और अगला हमारा ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड भी इसमें भी पर्सन ही किया जाता है, पर उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और हमने इन दोनों को तो समझ लिया था कि राम खेलता, पॉजिटिव अर्थ दे दिया। पर अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं राम डज नॉट प्ले, इसमें नेगेटिव अर्थ दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड जब ये दोनों इंटरोगेटिव है, इन दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दोनों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जाने थोड़ा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे क्लोज एंडेड मतलब कोई बात क्लोज हो जाना, आपने छोटा सा जवाब दिया और बात क्लोज हो गई। जैसे आप पूछते हो क्या आपने आज पढ़ाई की, तो आपका जवाब हो सकता है कि यस या नो, बस इतना सा बोला, बात सारी क्लोज। जिसमें हमें जैसे इसको पूछा जा सकता है कि डज राम प्ले वेल, क्या राम अच्छा खेलता है, तो उसमें या तो उत्तर यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। तो इसको हम क्लोज एंडेड की कैटेगरी में रखते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस का प्रकार है वो हमारा ओपन एंडेड था। ओपन एंडेड का हमने फॉर्मूले के बारे में अध्ययन कर लिया था, पर इसमें जब सेंस देता तो ये होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे हम बोले तो हम राम क्रिकेट, राम ये अच्छा खेलता है, तो हम कह सकते हैं राम अच्छा कब खेलता है। तो जब ऐसा प्रश्न होगा तो इसका उत्तर आप थोड़ा बड़ा लिखोगे, आप सुबह खेलता है या शाम को खेलता है या जब वो थका हुआ नहीं होता है तब खेलता है। तो इसका उत्तर बहुत ओपन चला जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ओपन एंडेड रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन डज राम प्ले वेल। तो हमने अभी सेंटेंस के चारों प्रकार को अध्ययन किया था। और पॉजिटिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात कही जाती है और नेगेटिव में उसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। उसमें स्पष्टतः ये बताया जाता है कि कोई क्रिया है जो नहीं हो रही है। और क्लोज एंडेड में कोई बात हम यस या नो में उत्तर देकर के बात को क्लोज कर देते हैं, और ये हमेशा अपने साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेती हैं या मॉडल ऑक्सिलरी लेती हैं। और ओपन एंडेड ये हमेशा शुरुआत में अपने साथ क्वेश्चन वर्ड लेता है और इसका उत्तर ओपन होता है या इसको विस्तार से इसका उत्तर बताना पड़ता है। तो आज हमने इन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है एक नई वीडियो के साथ।